Assalamu alaikum dear students, वेलकम इन द लेक्चर सीरीज। और आज हम इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम सेल ऑर्गेनिज पढ़ रहे हैं, हम सेल पढ़ रहे हैं और सेल के पार्ट्स आई मीन से दैट कि सेल के डिफरेंट ऑर्गेनीज पढ़ रहे हैं हम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER से आप कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, we're studying the topic and our topic is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Now listen here. तो जहां तक बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे थे। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट टाइम इन 1897 में Gorner, it was a Gorner, GR, and it was a Gorner in 1897 who for first time observed it under the light microscope. So in 1897, the endoplasmic for first time was observed under the light microscope by Gorner in 1897, and finally the term reticulum, reticulum, it was applied by Porter. In 1953. So the 2 points which I want to discuss over here, one is that the first observation where it was observed by the Gorner, it was the Gorner in 1897, and second, finally the term reticulum was applied by the Porter. It was applied by the Porter in 1953. तो जहाँ तक इसकी बात करते हैं, तो मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी नो दैट इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। लैक इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड ऑर्गेनीज प्रेजेंट नहीं होती है, तो उनमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, कंप्लीटली एब्सेंट है, लैकिंग है। और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, it will make its presence, the endoplasmic reticulum makes its presence in eukaryotic cells except it's lacking or absent in RBCs. तो रेड ब्लड सेल्स में ये आपको नहीं मिलेगा, और ये आपको नहीं मिलेगा सुपरमेटोजुआ में। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एब्सेंसी आपको दो स्ट्रक्चर्स में नहीं मिलेगा। एक तो आपके ह्यूमन आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा जो है दैट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन आरबीसीज एंड इट्स एब्सेंट इन, यू विल फाइंड इट्स एब्सेंसी, यू विल फाइंड इट लैकिंग इन द सुपरमेटोजुआ, जिनसे स्पर्म्स बनती है, ह्यूमन स्पर्म्स बनते हैं ना, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ना आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाए जाते हैं। तो ये थे इनके एब्सेंस के बारे में। तो जहाँ तक बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हम बताते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ओके, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, वेसिकल्स, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, सैक्स एंड वेसिकल्स दैट ऑक्यूपाइज द साइटोप्लाज्म, जो ऑक्यूपाई करता है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो इट ऑक्यूपाइज द मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वो इसी से ऑक्यूपाई होता है। तो आप ये मान लीजिएगा, इफ दिस द सेल, दिस द न्यूक्लियस, इट फिल्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो मोस्ट ऑफ द part of the cytoplasm is filled with that of the endoplasmic reticulum. Okay, so you know that the membranes of this, the membrane of endoplasmic reticulum, that's lipoproteins in nature, made up of lipids and proteins. That is similar, ये similar है, आपको वही मिलेगा जैसे आपको सिंगर एंड निकोलसन का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, इनका जो सैंडविच मॉडल आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो एवरी नेचुरल मेम्ब्रेन
is composed of the lipids and proteins, and they are arranged in the sandwich model. ओके, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जिसे आप कहते हैं कि यहाँ पे भी आपको जो मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, दैट्स बोथ इन दैट्स लिपोप्रोटीनिक और लिपोप्रोटीनिक इन नेचर एंड सिमिलर टू दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। जो मैंने कहा कि प्लाज्मेरेन का जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे वहाँ पे आपको मिलेगा ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रोटीन्स में, लिपिड्स और प्रोटीन्स में, तो वहाँ पे वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन एक बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, आपको ज़्यादा मोर प्रोमिनेंट मिलेगा, मोर प्रोमिनेंट इन यंग सेल्स एंड डिवाइडिंग सेल्स। जो डिवाइडिंग सेल्स होती है और यंग सेल्स में उनमें ना आपको मोर प्रोमिनेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ओल्डर सेल्स। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर प्रोमिनेंट, आई मीन से दैट्स मोर प्रोमिनेंट इन यंग सेल्स, it's more prominent in young cells and dividing cells, young and dividing cells. So we just called a young and dividing cells, young cells and dividing cells. So young and dividing cells, then that of the that as compared to that of the older cells, and absent in prokaryotic cells. जो मैंने ऑलरेडी बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस एंड दिस होल इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप देख रहे हो। फाइबर्स, नेटवर्क, ट्यूब्यूल्स, सैक्स, इट्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, इट्स मेड अप ऑफ सैक्स, इट्स मेड अप ऑफ वेसिकल। जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा मिल रहा है, दिस इज द combination of this red and this one structure. This whole structure is to be the endoplasmic reticulum. So it's an endoplasmic reticulum. So this endoplasmic reticulum, it's of two types. इसके दो types हैं. One is a rough endoplasmic reticulum. Second one is the smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. तो two types of endoplasmic reticulums आपको मिलेंगे. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको रेड से दिख रहा है, ये दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ से, इट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ और रफ क्यों कहते हैं? इट इज स्मूथ, इट्स रफ। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन, and this is the smooth endoplasmic reticulum. Why it is smooth and why it's called a rough endoplasmic reticulum? This is smooth endoplasmic reticulum because the presence of ribosomes, आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, the presence of ribosomes, dotted structures, the presence of these ribosomes makes its surface rough. That's why due to the roughness, because of ribosomes, it is to be called as rough endoplasmic reticulum. While this portion that is lacking the ribosomes on its surface, it is to be called as smooth endoplasmic reticulum because its outer surface is smooth. Why it is smooth? Because it does not show the presence of ribosomes on its surface. That's why it is smooth. So it's called a smooth endoplasmic reticulum, this one. And this surface, it's having the, you know that it's having the black dots. You are just having the black dots over there. These black dots are actually the ribosomes that are attached to the surface, outer surface of the endoplasmic reticulum. That's why this part forms the rough endoplasmic reticulum. तो ये smooth है और this one is the rough and this one is smooth. It is smooth because of the lacking of ribosomes, and this one is rough because it shows the presence of ribosomes on its surface. ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत इनको अलग से डिस्कस करूंगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने कहा वाई, पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वाई इट्स टू बी कॉल्ड एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो बात, इस पोर्शन को जो पढ़ रहे हैं, दिस वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है रेड से, दिस अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने अभी कहा, दिस अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप you will just see the attached a large number of grain-like ribosomes over the cytoplasmic surface. That's why it is to be called as a rough endoplasmic ribosomes. Okay, and these ribosomes are actually, जो ribosomes के ऊपर होते हैं ना, they are actually the sites of protein synthesis, which we call as a protein factories of cell.
thus जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ एंगेज्ड इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो याद रखिएगा, इसकी फंक्शन मैं बता रहा हूँ, यहीं पे याद रखिएगा। मैंने कहा इसको स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं राइबोसोम्स है, दैट्स वाई इट दिस presence of the ribosomes on its surface makes it a rough, that's why it is called a rough endoplasmic reticulum। ठीक है, rough endoplasmic reticulum, got it। and तो मैंने कहा राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ज़्यादातर दो चीज़ें करता है, एक तो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है। और जनरली आपको ये जो मिलेगा आपको, यू विल फाइंड इट टुवर्ड्स द डीपर साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस। और आपको ये नियर द न्यूक्लियस आपको मिलेगा, टुवर्ड्स द डीपर साइड नियर द न्यूक्लियस। तो आप दिख रहे हैं अटैच है न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि अगर हम होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एक एंड इसका अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरा अटैच होता है इसका सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो when combining the two parts, I mean say that when we are just combining the two portions of this endoplasmic reticulum, one portion is in contact with the nuclear membrane or karyotheca, and second one, the portion that smooth endoplasmic reticulum, the part of endoplasmic reticulum that's in contact with the plasma membrane। और जो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मिलेगा टुवर्ड्स द डीपर साइड ऑफ द सेल, मीन्स दैट इट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस and attached with the nuclear membrane, so where it's connected with the outer membrane of the nuclear envelope or nuclear membrane, ये वाला जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप याद रखिएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पे दो फंक्शन जो हमने स्टडी की, एक इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स होने की वजह से इसका मेनली जो काम है दैट्स इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयर ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो है इट इज़ अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और तीसरी फंक्शन जो मैंने कहा कि because of the attachment of the nuclear attachment of ribosomes it help in the protein synthesis and transport of proteins। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, एंड इसी के साथ अटैच होता है दूसरा पार्ट दैट्स कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलरेडी बताया अभी मैंने कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ, बिकॉज इट लैक राइबोसोम्स। इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। अगर आप कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक डॉट्स हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको रफनेस मिल रही है, यहाँ पे आपको स्मूथ मिल रहा है। हेयर इट्स रफ बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, हियर यू जस्ट फाइंड दैट इट इज स्मूथ बिकॉज इट लैक्स द राइबोसोम्स। ठीक है, और इसमें होते हैं मेनली कंसिस्टेंस ऑफ, इसमें जो पाए जाते हैं दैट्स ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। और मैंने अभी बताया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है it's present towards the peripheral part of the cytoplasm, means that it's present towards the peripheral part, towards the outer part of the cytoplasm that is in contact with, where it is attached with the plasma membrane। तो this part is attached with the nuclear membrane and this part is attached with the plasma membrane। तो ये part attached होता है plasma membrane। so जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसिस करता है फैट और लिपिड। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिस पोर्शन ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स, ठीक है, और ये पोर्शन जो है दैट इज दिस वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंथेसिस करता है फैट एंड लिपिड। तो याद रखिएगा दिस पार्ट इट सिंथेसिस द प्रोटीन एंड दिस पार्ट इट सिंथेसिस द फैट एंड लिपिड। गॉट इट, फैट एंड लिपिड सिंथेसिस करता है। और इसका मतलब फैट एंड लिपिड सिंथेसाइज करता है, फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है। सो एक फॉर्म्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स, आई मीन से दैट इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं ना, इसके सपोज इसके कुछ प्रोटीन्स और इसके कुछ लिपिड्स जो होते हैं, द प्रोटीन्स ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द लिपिड्स ऑफ दिस वन, they are used or utilized in the building up cell membranes। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है, जिस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इससे राइबोसोम्स और इससे लिपिड्स और फैट्स, इससे लिपिड्स और इससे राइबोसोम्स, वो राइबोसोम्स और लिपिड्स यूटिलाइज होते हैं किसके लिए? वो यूटिलाइज होते हैं मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने के। दे आर यूटिलाइज्ड इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम दैट ऑफ द राइबोसोम्स एंड फ्रॉम दैट ऑफ द proteins and from that of the lipids, from the smooth and rough endoplasmic reticulum, it is called membrane biogenesis। ठीक है,
तो ये ऑर्गेनली थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये ऑर्गेनली हमने थोड़ा बहुत जो मतलब आपके सिलेबस में ये ऑर्गेनली था, तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। और अब इसका जो अगली ऑर्गेनली आपकी, जहाँ पे आपको द पार्ट दैट्स टू बी कॉल्ड एज अ राइबोसोमस, वो राइबोसोमस जो है वो आपकी ऑर्गेनली है जो आपकी बुक्स में है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। और उसी के साथ ऑलमोस्ट शायद यहाँ 1 या 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एंड